जय हिंद। ये झारखंड जीके का 5वां क्लास है। पिछले क्लास में हम क्या देखे थे, सभी 19 अध्याय और 271 धाराओं को हम कवर किए थे। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 24। इसमें पढ़ेंगे संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के बारे में। आइए समझते हैं। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, इसके बारे में समझते हैं। पहला है अध्याय 1। इसमें क्या है, प्राथमिकी। धारा 1 में क्या दिया हुआ है, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ का प्रसार। प्रारंभ तथा प्रसार, संक्षिप्त नाम और प्रारंभ तथा प्रसार। फर्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 कहलाएगा। यह उस तारीख को लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे। अगला पॉइंट है, यह समस्त संताल परगना प्रमंडल में लागू होगा जिसके अंतर्गत दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर तथा जामताड़ा जिले शामिल हैं। अगला है धारा 2। इसमें क्या है, विधान स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार या किसी क्षेत्र से वापसी। इसमें पॉइंट 1 है, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा संताल परगना के किसी भाग से इस विधान या इसके किसी भाग को वापस ले सकती है। इसी प्रकार इस विधान या इसके किसी भाग को पुनः उसी भाग में लागू कर सकती है जहां से इसे वापस लिया गया हो। अगला है धारा 4। धारा 4 में क्या है, परिभाषाएं। आदिवासी क्या है, ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित ख में निहित आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति से तथा जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित किया जाए। नेक्स्ट है कृषि वर्ष। यह बंगला साल चलता है। यहाँ क्या चलता है, जहाँ बंगला साल चलता है प्रथम वैशाख की प्रारंभ होने वाले वर्ष से। जहाँ फसली साल चलता है प्रथम क्या है, अश्विन से प्रारंभ होने वाले वर्ष से। और जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वर्ष से है, उस वर्ष से है। नेक्स्ट है भूगतबंध अथवा पूर्ण भोगबंधक। ठीक है, भूगतबंध अथवा पूर्ण भोगतबंधक। इसमें क्या है, इसका तात्पर्य ऋण रूप से ग्रसित दी गई अथवा अग्रिम दी जाने वाली राशि के भुगतान के प्रयोग के लिए रियायत की जोत या उसके आंशिक हित या इस शर्त के साधारण हस्तांतरण से है कि कुल सूद सहित ऋण बंधक की अवधि में जोत अथवा आंशिक जोत से उद्भव लाभ द्वारा चुकता समझा जाएगा। अगला है जोत। जोत के मतलब क्या होता है, जोत से तात्पर्य भूखंड अथवा क्या है, भूसमूह से है जो रेत का हो। ठीक है। नेक्स्ट है खास ग्राम। इसका तात्पर्य किसी ग्राम से है, ना तो मूल रेत हो और ना उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। नेक्स्ट है जमींदार। जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रेत से भिन्न वह व्यक्ति जिसे लगान पाने का अधिकार है उसको जमींदार बोलेंगे। नेक्स्ट है गैर आदिवासी। ऐसा व्यक्ति जो अनुसूची ख में उल्लेखित किसी आदिवासी अथवा अर्ध आदिवासी जनजाति या जाति का सदस्य ना हो। नेक्स्ट है रेत। रेत में क्या है, जमींदार से भिन्न कोई वस्तु जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्य या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त हो। नेक्स्ट है ग्राम प्रमुख अपने निजी जोत का रेत समझा जाएगा। इसमें क्या है, लगान। आगे क्या है, लगान। लगान में क्या है, जो राशि खेवट खतियान के अनुसार ग्राम प्रमुख या मूल रेत द्वारा गांव के जमींदार को विधि समेत दे हो, इसी को ग्राम लगान कहा जाता है। नेक्स्ट है संताल सिविल रूल्स। इसका तात्पर्य संताल परगना अधिनियम 1955 की धारा 1 की खंड 2 के अधीन नियुक्त अधिकारी द्वारा संताल परगना के नागरिक न्याय प्रशासन प्रबंधन के पालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए प्रश्नों निर्देश से है। नेक्स्ट है लगान की बंदोबस्ती दर। खेवट खतियान में उल्लेखित लगन की दर। और खाली जोत क्या है, प्रत्युक्त जोत या ऐसी जोत जिसका रेत बिना उत्तराधिकारी मेड़े मर गया हो। नेक्स्ट है ग्राम समुदाय। ग्राम समुदाय ग्राम के जमाबंद। ठीक है, ग्राम के जमाबंदी रेतों के सभी व्यक्ति, उसके हिस्सेदार, बच्चे और उत्तराधिकारी, ठीक है, उसको बोलेंगे ग्राम समुदाय। नेक्स्ट है ग्राम प्रमुख। ग्राम प्रमुख क्या है, ग्राम प्रमुख का पद ग्रहण करने के लिए इस विधान के तहत विधिवत नियुक्त कोई व्यक्ति जिसे मुस्तजीर, मांझी अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे अध्याय 2। इसमें क्या है, ग्राम प्रमुख और रेत, मूल रेत। ठीक है, अध्याय 2 में क्या है, ग्राम प्रमुख और मूल रेत। इसमें धारा 5 में क्या दिया हुआ है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में। धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में होगा। किसी खास ग्राम की रेत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर तथा ग्राम के जमाबंदी रेतों में से कम 2/3 रेतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। नेक्स्ट है धारा 6।
इसमें क्या है, ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन। यदि किसी ग्राम का जो खास नहीं है, ग्राम प्रधान मर जाए तो ग्राम का जमींदार इस घटना के 3 माह के भीतर नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु उपायुक्त को आवेदन देगा। अगला है धारा 7। इसमें क्या है, ग्राम प्रधान का कबूलियत का लिखा जाना और जमानत देना। नियुक्ति के पश्चात ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाएगा तथा उसे विहित पत्र में कबूलियत लिखना होगा कि अपने पद के कार्य संपादन में वह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से शासित होगा। नेक्स्ट है धारा 8। इसमें क्या है, जमींदारों द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान के प्रतियां दिया जाना। ठीक है, इसमें किसमें है, धारा 8 में, जब भी आखिरी ग्राम प्रधान के उत्तराधिकारी के अतिरिक्त कोई अन्य ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाए तो ग्राम के जमींदारों का यह कर्तव्य होगा कि वह नियुक्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर नए ग्राम प्रधान को जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रतियां देगा। नेक्स्ट है धारा 9। इसमें क्या पढ़ेंगे, प्रधान को किसी प्रकार, ठीक है, ग्राम प्रधान को किसी प्रकार पदांतरण का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतलब अपना पद जो है सो किसी और को नहीं देगा, इस प्रकार कोई अधिकार नहीं होगा। ये धारा 9 में है। धारा 10 में क्या है, किसी जमीन का मूल रेती जोत समझा जाना। किसी जमीन का मूल रेती जोत समझाना जाना, ये जो है धारा 10 में है। कोई बंजर भूमि जो मूल रेयत या सहरेयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो या कोई प्रति जोत के मूल रेयत या हर रेयत के अधिकार में हो, इस विधान के प्रावधान द्वारा शासित अपवर्तनीय, ठीक है, अपरावर्तनीय यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल, जिसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, रेयत होल्डिंग समझा जाएगा। नेक्स्ट है धारा 11 में क्या है, ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि। ग्राम प्रधान मूल रेतों पर लगाए गए तथा वसूले गए सभी जुर्माने प्रधानों की पुरस्कार निधि में जमा किए जाएंगे तथा इससे व्यय उपायुक्त द्वारा नियमों के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट है अध्याय 3। इसमें क्या है, रेयत के बारे में जानेंगे। रेयत में धारा 12 में क्या दिया हुआ है, रेयत के वर्ग। रेयत का वर्ग इसमें दिया हुआ है धारा 12 में। इस विधान के अंतर्गत रेतों के निम्न वर्ग होंगे। पहला, निवासी जमाबंदी रेयत। ये अभिलिखित जमाबंदी रेयत है जो गांव में रहते हैं या जिनका पारिवारिक आवास अभिलिखित गांव में है। गैर निवासी जमाबंदी रेयत, जमाबंदी रेयत के रूप में अभिलिखित ऐसे व्यक्ति जो गांव में नहीं रहते। और नए रेयत क्या होता है, वे व्यक्ति जो नए रेयत के रूप में अभिलिखित हैं। नेक्स्ट है धारा 13। इसमें क्या है, रेतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार। धारा 13 में क्या रहेगा, रेतों के भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार। नेक्स्ट इसमें देखेंगे, रेयत उस भूमि या जो उसके जोत में पड़ती है। ठीक, रेयत उस भूमि का जो उसके जोत में पड़ती है, स्थानीय रीति रिवाज या किसी अन्य रीति से जो भूमि के मूल्य विशेष रूप से नष्ट ना करे या जिससे भूमि तो क्या है, जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो जाए, उपयोग कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 14। इसमें क्या है, रेयत को बेदखल नहीं किया जाना। रेयत को बेदखल नहीं किया जाना इसमें है धारा 14 में। जमींदार द्वारा सिवा उपायुक्त के बेदखल की आदेश के किसी रेयत को अपने जोत से बेदखल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 15। इसमें क्या है, ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रेयत की अधिकार। किसी रेयत को अपने और अपने परिवार से घरेलू अथवा कृषि संबंध प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क का या अन्य प्रभार के ईंटों और खपड़े बनाने का अधिकार होगा। ये है आपका धारा 15 में। नेक्स्ट धारा 16 में क्या है, अपनी जोत में बांध इत्यादि बनाने एवं मछली तथा अन्य उत्पाद के उपयोगी संबंध रेयत के अधिकार। ये धारा 16 में है। कोई रेयत बिना जमींदार की अनुमति के अपनी निजी जोत या बंदोबस्त भूमि में बांध, आहर, तालाब, कुआं, जलाशयों व स्रोतों का निर्माण व खुदाई बिना किसी को क्षति पहुंचाई कर सकता है। रेयत बिना किसी शुल्क के ऐसे जलाशयों का स्रोतों में मछली तथा अन्य उत्पाद भी कर सकता है। यदि इस बात का विवाद हो किसी को कि ऐसे निर्माण या खुदाई की क्षति पहुंचती है तो उपायुक्त इसका निर्णय करने के उचित आदेश देगा। नेक्स्ट है धारा 17। इसमें है अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रेयत के अधिकार। रेयत अपनी जोत के किसी भूमि पर वृक्ष, उद्यान एवं बांस लगा सकता है, उन्हें काटकर गिरा सकता है तथा उसका उपयोग कर सकता है। रेयत अपनी जोत में स्थित किन्हीं वृक्षों या बांसों के फूल, फल अथवा उत्पादों का उपयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है इसमें,
रैयत को अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्ष पर बिना शुल्क के लाह उपजाने और या फिर रेशम कीट पालन का अधिकार होगा। न अगला है, परंतु रैयत अनुमंडल प्राधिकारी की अनुमति के बिना ऐसी जोत पर स्थित महुआ की वृक्ष नहीं काट सकता है। नेक्स्ट है 18। धारा 18 में क्या है, भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। धारा 18 में क्या है, भवन निर्माण संबंधी रैयत के अधिकार। रैयत स्वयं या अपने परिवार के घरेलू या कृषि प्रयोजनों के लिए अपने जोत पर कच्चा या पक्का मकान बना सकता है। नेक्स्ट है धारा 19। इसमें क्या है, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। धारा 19 में क्या है, जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। जोत का विभाजन तथा उसका लगान का वितरण जमींदार द्वारा ग्राम प्रमुख या रैयत की सहमति से होगा। यदि न्यायालय के आदेश या अन्य स्तर प्रकार से जोत बंटवारा या उस उपविभाजन या विषय हो और बंटवारा में शामिल पक्ष आपसी समझौता से जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की सहमति से जोत के लगान के वितरण में समर्थक हो तो पक्षों में कोई व्यक्तिगत लगान के विवरण हेतु उपायुक्त को आवेदन पत्र दे सकता है। अगला पॉइंट है, उपायुक्त को किसी कार्रवाई के उपायुक्त को किसी कार्रवाई के किसी पक्ष को खर्चा दिलाने का अधिकार होगा। अगला पॉइंट है, यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपये से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उपविभाजन नहीं होगा। अगला है, यदि सरकार जोत समेत ग्राम प्रमुख का हिस्सा ग्राम लगान के लिए अपर्याप्त जमानत हो तो किसी भी स्थिति में जमानत के रूप में शपथ ली गई ग्राम प्रमुख की निजी जोत का खंडीकरण ना होगा। नेक्स्ट है, रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। विक्रय दत्त, बंधक, वसीयत या पट्टा या किसी अन्य संविदा द्वारा पटकट अपने किसी जोत या उसके अंश के अधिकार का रैयत द्वारा हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि हस्तांतरण का अधिकार खेवट खतियान में उल्लिखित नहीं है। किसी अनुमंडल में रेती भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से 1 वर्ष के लिए किया जा सकता है, जहां संताल विधान के तहत दर्ज रैयत द्वारा बहन और पुत्री को दान न्याय है, वहां उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से रैयत दान स्वीकार कर सकता है। आदिवासी रैयत उपायुक्त की पूर्व लिखित अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का अधिकतम आधा जोत अपनी विधवा माँ को या अपनी मृत्यु के बाद निर्वाह हेतु अपनी स्त्री को दान दे सकता है। उपधारा 1। अगला पॉइंट इसमें है, किसी आदिवासी रैयत या अपने जोत या उसके अंश या हस्तांतरण योग्य अधिकार किसी भी प्रकार उस परगना या तालुक से में समुच्च खेती करने वाले आदिवासी रैयत के बिना अन्य व्यक्तियों के नाम हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, परंतु आदिवासी रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग को अपने घरदी जमाई या घर जमाई के नाम कर सकता है। ये किसमें है, उपधारा 2 में। अगला है, उपधारा 1 या 2 के विपरीत कोई भी हस्तांतरण मान्य नहीं होगा या किसी न्यायालय द्वारा दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग हेतु मान्य नहीं होगा। अगला पॉइंट है, किसी जोत या उसके किसी भाग में किसी रैयत के अधिकार के विक्रय के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा डिक्री या आदेश के निष्पादन से ऐसा अधिकार तभी बेचा जा सकता है यदि हस्तांतरण या रैयत का अधिकार खेवट खतियान में उल्लिखित हो। अगला पॉइंट है, यदि किसी भी समय उपायुक्त को यह सूचना प्राप्त होती है कि उपधारा 1 या 2 के विधि विपरीत कोई हस्तांतरण हुआ है तो यह अपने विवेक से हस्तांतरण लेने वाले को निकाल सकता है और हस्तांतरित भूमि को रैयत या उसके किसी उत्तराधिकारी को लौटा सकता है। अगला देखेंगे धारा 21। धारा 21 में क्या है, गैर आदिवासी रैयत या रेती भूमि का हस्तांतरण। धारा 20 में किसी बात के रहते हुए भी राज्य सरकार सरकारी बजट में अधिसूचना प्रकाशित करके संपूर्ण संताल परगना या उसके किसी भाग को गैर आदिवासी रैयत को सुनिश्चित तिथि से अपने धान के खेतों और प्रथम श्रेणियों के बारे भूमियों के चतुर्थांश का भुगतबंध या पूर्ण भुगतबंध बंधक द्वारा निम्न में से किसी के नाम हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे सकता है। किसको दे सकता है, पहला है राज्य सरकार द्वारा यथाविधि स्थापित भूमि बंधक रखने वाले बैंक को, दूसरा उपायुक्त द्वारा अभिस्वीकृत किसी अनाज गोल को, तीसरा है बिहार और उड़ीसा को सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अनुसार निबंधित किसी सोसाइटी को, और नेक्स्ट है संताल परगना के किसी रैयत को। अगला है, परंतु ऐसा हस्तांतरण निबंधन प्रलेख द्वारा होना आवश्यक है और उसकी रिपोर्ट निबंधन के 1 मास के भीतर हस्तांतरण यानी ट्रांसफर और हस्तांतरण
हस्तांतरित द्वारा जो है उपायुक्त और ज़मींदार को दे दी जानी चाहिए। साथ ही ऐसा हस्तांतरण 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा। हस्तांतरित भूमि का लगान देने का उत्तरादायी होगा तथा लगान नहीं देने की स्थिति में उसे भूमि से निकाल दिया जाएगा और बंधक रद्द कर दिया जाएगा। अगला है बंधक की समाप्ति पर उपायुक्त संबंधी पक्षों को बंधक की समाप्ति का नोटिस दिलाएगा तथा हस्तांतरित को निकालकर हस्तांतरण कर्ता को कब्जा वापस दिलाने की कार्यवाही करेगा। उपरोक्त धाराओं के अतिरिक्त अन्य प्रकार किया गया भूमि का हस्तांतरण धारा 20 की उपधारा 1 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। अगला पॉइंट है बंधक की समाप्ति के बाद रैयत की भूमि के कब्जे में पाया जाने वाला बंधकदार जो है को जेल की सज़ा दी जाएगी। यह सज़ा 3 माह तक हो सकती है तथा उसे 500 रुपये तक का जो है अर्थदंड भी दिया जा सकता है। अपराध जारी रखने के प्रत्येक दिन के लिए अधिकतम 10 रुपये का क्या है अर्थदंड दिया जाएगा। अगला है धारा 22। धारा 22 में क्या है, रैयत द्वारा न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र दिया जाना। पहला पॉइंट है धारा 20 और 21 में निहित किसी भी बात के होते हुए भी विभिन्न परिस्थितियों में कोई रैयत अपनी भूमि रजिस्ट्री डाक द्वारा ग्राम प्रमुख, जमींदारों और अनुमंडल पदाधिकारी की सूचना देकर न्यास पर जोतने के लिए अस्थायी रूप से दे सकता है। यह स्थितियाँ हैं कौन कौन सी स्थिति में, गाँव की से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति, या फिर उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता, या फिर उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति, या फिर रैयत के नाबालिग या फिर विधवा होने की दशा। अगला पॉइंट है रैयत की गांव की अस्थायी अनुपस्थिति या हल बैल की क्षति की दशा में यदि कोई अवधि नहीं दी गई हो तो 10 वर्ष की अवधि के बाद जोत छोड़ दिया जाएगा। अगला पॉइंट है उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की खेती बाड़ी करने के लिए किसी जोत का अस्थायी या अस्थायी रूप से हस्तांतरण धारा 20 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। नेक्स्ट धारा 23, इसमें क्या है, 23 में है रेती भूमि का बदलेन यानी विनिमय। ठीक है, अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाला कोई भी रैयत उपायुक्त को लिखित आवेदन दे सकता है तथा उपायुक्त अपने विवेकानुसार अपनी अनुमति दे सकता है, परंतु उपायुक्त ऐसी अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक कि वे संतुष्ट नहीं हो जाते कि कौन कौन सा बदलेन के पक्ष में बदली जाने वाली भूमि की सापेक्ष रैयत है, दूसरा बदली जाने वाली भूमियाँ एक ही गाँव में या आसपास के गाँव में है, तीसरा यह गुप्त बिक्री द्वारा नहीं किया जा रहा बल्कि पक्षों और पारस्परिक सुविधाओं के लिए किया जा रहा है, चौथा बदली जाने वाली भूमि क्या समान मूल्य ही है। अगला है यदि इस धारा के प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से तथा उपायुक्त की बिना लिखित पूर्व स्वीकृति के किसी भी भूमि को बदला जाता है तो यह धारा 20 के उल्लंघन में किया गया हस्तांतरण समझा जाएगा। अगला है धारा 24। धारा 24 में क्या है, रेती जोत के कतिपय हस्तांतरण का निबंधन। जब कोई रेती जोत या उसका कोई खेत बिक्री, दान, वसीयत या बदलेन द्वारा हस्तांतरित किया जाए तो उसका उत्तराधिकारी हस्तांतरण को गांव के जमींदार के यहाँ निलंबित करा सकता है। जब संताल परगना के अंतर्गत विधिवत प्रभाव रखने वाले किसी व्यक्ति को या खतियान में विपरीत किसी बात के होते हुए भी ऐसे हस्तांतरण की जिम्मेदारी स्वीकृति करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिक्री, दान या वसीयत के द्वारा हस्तांतरण की दशा में निबंधन के लिए जमींदार द्वारा शुल्क तभी लगाया जा सकता है कब यदि जोत का उसके खंड के लिए लगान दिया जाता है और ऐसा शुल्क वार्षिक लगान के 2% से अधिक नहीं होगा। साथ ही यह शुल्क 8 आने से कम तथा 50 रुपये से अधिक नहीं होगा। अगला है यदि जोत का लगान नहीं लगता तो शुल्क 1 रुपया लगाया जा सकता है, परंतु यदि दान करने वाले की पति या पत्नी को हिंदू लॉ के अधीन गोद लिए गए पुत्र या पुत्री या बहन और संतान लॉ के अधीन गोद लिए गई पुत्र या पुत्री को या दान करने वाले 3 डिग्री से अधिक संबंधित रक्त संबंधी को दान किया जाए तो शुल्क नहीं देना होगा। अगला पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है, बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। इसमें क्या है, धारा 27 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे के जरिए किया जाना। 27 में क्या है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे के जरिए किया जाना। पहला पॉइंट इसमें है बंजर भूमि की बंदोबस्ती निहित प्रपत्र में पट्टे के द्वारा की जाएगी। इसकी 4 प्रतियां तैयार होगी जिसमें से एक उपायुक्त को और एक रैयत को, एक भूस्वामी को तथा एक ग्राम प्रधान या मूल रेती को दी जाएगी।
अगला है बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। ठीक है, धारा 28 में क्या है, बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती में अनुसरण किया जाने वाले सिद्धांत। इसमें दिया हुआ है बंजर भूमि या खाली भूमि के जोतों को बंदोबस्ती में खतिहान में दर्ज सिद्धांतों के अतिरिक्त निम्न बातों पर ध्यान दिया जाएगा। पहला बात क्या है इसमें से, प्रत्येक रेत की आवश्यकताओं तथा उसकी आबाद लायक बनाने और आबाद करने की क्षमता के अनुसार भूमि का उचित विवरण। सेकेंड पॉइंट है ग्राम जनता समाज या समाज के प्रति की गई सेवाओं हेतु कोई विशेष दवा। अगला है रेत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का संन्याय क्या है, सानिध्य या साम्य। अगला है उन भूमिहीन श्रमजीवियों हेतु व्यवस्था जो गांव के वास्तविक अस्थायी निवासी हैं तथा उसके जिनके संबंध में दर्ज है कि गांव में रहने वाले का घर है। नेक्स्ट है धारा 29। धारा 29 में क्या है, उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाना। 29 में क्या है, उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाना। कोई मूल रैयत प्रधान या ग्राम प्रमुख उपायुक्त की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना अपने साथ या किसी मूल्य रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा। नेक्स्ट है 31 में क्या है, बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत का उपविभाजन नहीं किया जाना। धारा 30 में क्या है, बंदोबस्ती के उद्देश्य से किसी खाली जोत पर उपविभाजन नहीं किया जाना। इसमें दिया हुआ है जमींदार की सहमति तथा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रयोजन के लिए जोत उपविभाजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट धारा 31 में जब दो या दो से अधिक ग्राम प्रमुख समूल रैयत या जमींदारों द्वारा संयुक्त गांव में किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती आदि संयुक्त रूप से नहीं की गई तो आपत्ति होने पर उपायुक्त उस बंदोबस्ती को रद्द या फिर क्या करेगा, संपरिवर्तित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट धारा 32 में क्या है, बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति। यदि कोई व्यक्ति ग्राम प्रमुख या मूल रैयत का जमींदार की बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त स्वीकार करने की क्रिया को क्षुब्ध हुआ हो तो जिस स्थिति को बंदोबस्त स्वीकृत की गई उसके 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त के यहाँ आवेदन पत्र दे सकता है। अगला है धारा 33। इसमें क्या है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्दी। यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए, यदि किसी बंजर भूमि के बंदोबस्ती की तिथि के 5 वर्ष के भीतर आबाद नहीं की गई हो तो जमाबंदी रैयत ग्राम प्रमुख मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को बंदोबस्त रद्द करने या उसकी पुनर्बंदोबस्ती करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट धारा 34। इसमें क्या है, उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर थान शमशान, ठीक है, जाहिर थान शमशान कब्रिस्तान के लिए अलग करना। ठीक है, यदि जाहिर थान शमशान या कब्रिस्तान के रूप में दर्ज कोई क्षेत्र अनुपयुक्त हो तो उपायुक्त गांव में निवास करने वाले जमाबंदी रैयतों तथा ग्राम प्रमुख या मूल रैयत की राय से गांव की बंजर भूमि का भाग इस हेतु अलग कर सकता है। नेक्स्ट धारा 35। धारा 35 में क्या है, सिंचाई के लिए जलाशयों या धाराओं आदि का आबाद नहीं किया जाना। इसमें पहला पॉइंट है, बांध आहर पोखर तथा अन्य जलाशय या धाराएं जिनका व्यवहार या तो बाढ़ की रक्षा के कामों के लिए या सिंचाई स्नान नहाने या पीने के लिए, ठीक है, किया जाता हो, इसकी बंदोबस्ता बिना ग्राम प्रमुख या रैयत या जमींदारों की राय उपायुक्त के अनुमोदन के बिना ही नहीं किया जाएगा। किसी भी जमींदार या मालिक को सिंचाई स्नान धोने या पीने के प्रयोजन के लिए जलाशयों तथा धाराओं के पानी के प्रयोग के लिए कोई कर नहीं लगेगा। ठीक है, कोई भी कर इसमें इस चीज़ के लिए नहीं लगाएगा। नेक्स्ट है 36 में क्या है, धारा 36 में उन उपधाराओं या फिर नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा जो गांव की सीमाओं शमशानों तथा कब्रिस्तानों शिविर स्थलों सीमा चिन्ह स्थलों और सार्वजनिक पथों या फिर ग्राम मार्गों या फिर जाहिर थान तथा अन्य पूजा स्थल पर हो। नेक्स्ट है धारा 37। इसमें रैयत या मवेशी चराने का अधिकार। आपसे पूछेगा रैयत या मवेशी चराने का अधिकार किसमें है, धारा 37 में। गांव के सभी रैयतों को अभिलेखांकित चारागाह उपायुक्त द्वारा क्या है, चिन्हित चारागाह संताल परगना फिर रेगुलेशन के अनुसार अलग की गई भूमि और वन वृद्धि के लिए रखी छोड़ी गई भूमि में अपने मवेशी चराने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है धारा 38। इसमें क्या है, चारागाह आबाद नहीं किया जाना। चारागाह आबाद नहीं किया जाना, धारा 38। कोई भी ऐसी भूमि जो ग्राम चारागाह या गोचर के रूप में अभिलेखांकित हो
किसी व्यक्ति द्वारा बंदोबस्त, आबाद या चराई से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं की जाएगी। यदि चराई के लिए अभिलेखांकित क्षेत्र गांव के कुल रकबे की 5% से कम हो तो उपायुक्त जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए अलग कर दे सकता है। नेक्स्ट धारा 39, इसमें क्या है, रेतों को अपनी जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार। धारा 39 में क्या है, रेतों को अपने जोतों से विभिन्न भूमियों को पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार 39 में। जमींदार की अनुमति से रैयत अपने जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर तथा जलाशय खोद सकते हैं। वे जमींदार के साथ किए गए प्रबंध के अनुसार उनकी मछलियां एवं अन्य उत्पादन का उपभोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है धारा 40। धारा 40 में क्या है, खास पोखर ठीक है संबंधी रैयत के मत्स्य अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। धारा 40 में क्या है, खास पोखर संबंधी रैयत के मत्स्य अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना। यदि किसी व्यक्ति को किसी पोखर या अन्य जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी या मूल रैयत उसके अधिकार को में हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा। अगला है धारा 41। इसमें किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग तथा बंजर भूमि या गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना, ठीक है। इसके बारे में धारा 41 में किसी पहाड़िया गांव में कोई बंजर भूमि या खाली जोत की बंदोबस्त नहीं किसी गैर पहाड़िया व्यक्ति के साथ नहीं किया जा सकेगा। नोट में दिया हुआ है, पहाड़िया गाँव वह है जो आयुक्त द्वारा उस रूप में घोषित किया गया हो, जो आयुक्त घोषित करेगा उसी को बोलेंगे पहाड़िया गाँव। नेक्स्ट है 42 में, उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार पूर्ण दखल में हो। यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है कि उपायुक्त अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन के आधार पर किसी व्यक्ति को बेदखल कर सकता है जिसमें विधि का उल्लंघन करके कृषि भूमि में प्रवेश किया गया हो या उस पर कब्जा किया गया हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे अध्याय 5, इसमें पढ़ेंगे लगान के बारे में। अध्याय 5 में लगान के बारे में किसमें है, अध्याय 5 में। यहाँ पे धारा 43। धारा 43 में क्या है, जिन्स यानी कि वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जाना, ठीक है। जिन्स में लगान नहीं वसूल किया जाना, जिन्स मतलब वस्तु के रूप, ठीक है। धारा 43, जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को वस्तु के रूप में लगान पाने का अधिकार नहीं होगा। अगला है धारा 44। धारा 44 में क्या है, किसी जमींदार या मूल रैयत या समयत या फिर समयत को हित बोलते हैं, हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख या मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे और उसका हित स्थानांतरित हुआ हो, ऐसी भूस्वामी या मूल रैयत को सद्भाव में दिए गए लगान के लिए दायी नहीं होगा जब तक कि स्थानांतरित लगान देने के लिए पहले हस्तांतरण की नोटिस रैयत ग्राम प्रधान या मूल रैयत को ना दे दी। नेक्स्ट है 45। धारा 45 में क्या है, डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान सूचक पूछती, ठीक है चुकती, ठीक है। आपसे पूछेगा धारा 45 में क्या है, तो डाक मनी ऑर्डर द्वारा लगान चुकती। इसमें क्या है, रैयत द्वारा अपने जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर द्वारा जोत का लगान चुकाया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 46 में क्या है, प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य। जमींदार ग्राम प्रमुख और मूल रैयत को प्रत्येक कृषि वर्ष में और प्रत्येक रैयत द्वारा दे लगान उसके द्वारा चुकाई गई रकम बकाए आदि का लेखा रखा जाएगा। नेक्स्ट धारा 47। धारा 47 में है लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद, ठीक है। प्रत्येक रैयत लगान और उसके ब्याज चुकाने के बाद भूस्वामी या उसके अभिकर्ता के भुगतान करने के समय जो है निःशुल्क रसीद पाने का अधिकार होगा। ये धारा 47 में है। नेक्स्ट है 48। धारा 48 में क्या है, रसीदों एवं लेखों का प्रपत्र राज्य सरकार जो है सो प्रस्तुत करेगी। 48 में क्या है, रसीदों एवं लेखों का प्रपत्र राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी। इसमें है सभी उचित लेखों के विवरण एवं रसीदों का प्रपत्र राज्य सरकार तैयार कराएगी और इसे सभी अनुमंडल कार्यालय में रखेगी। अगला है धारा 49। धारा 49 में क्या है, लगान होल्डिंग पर प्रथम प्रभाव होगा। लगान होल्डिंग पर प्रथम प्रभार होगा। यहाँ पे जहाँ रैयत का जोत हस्तांतरण योग्य है, जोत का लगान जोत का प्रथम प्रभार होगा और ग्राम प्रधान का मूल रैयत की दशा में जो है ग्राम लगान की चुक्ति के लिए जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को जोत पर प्रथम प्रभार होगा। यह धारा 49 में। धारा 50 में क्या है,
विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। धारा 50 में विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। ऐसे गांव या हल्के या भूमि का लगान जिसकी बंदोबस्ती संताल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन के प्रावधानों के अधीन सेटलमेंट अधिकारी द्वारा किया गया है, उपायुक्त निम्न कारणों से उसका लगान लिखित आदेश द्वारा कम कर सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, किसी जोत या हल्के या उसके किसी भाग की मिट्टी में बालू पड़ जाने या किसी कारण से उपज की अस्थायी रूप से उपज कम हो जाने के कारण ऐसी जोत का जमींदार नोटिस देने पर भी नोटिस के 6 माह के अंदर सिंचाई बंद जो है संबंधी व्यवस्था करने में असमर्थ होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान लगान के चालू रहने की अवधि के भीतर प्रमुख जो है खदान के औसत स्थानीय मूल्य यहीं कि नहीं अस्थायी कारणों से गिर गए हों। नेक्स्ट है धारा 51। धारा 51 में है लगान कमी की अवधि। लगान कमी की अवधि किस में है? धारा 51 में। धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान की और भी कमी उन्हीं कारणों से तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि संताल परगना बंदोबस्त विनिमय के अधीन लगान की सूची प्रकाशित नहीं की जाती। अगला है धारा 52 में, देय लगान के अतिरिक्त वसूली पर भी जमींदार को दंड। यदि कोई जमींदार या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त और कुछ वसूल करता है तो उसे 6 माह का साधारण कैद या फिर 500 रुपये का अर्थदंड या दोनों के लिए दंड किए जा सकते हैं। अगला देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में क्या पढ़ेंगे हम? अतिपय प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। धारा 53 यहाँ पे है। 53 में है, भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। ठीक है, धारा 53 में क्या है? भवन निर्माण तथा अन्य प्रयोजनों से भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। फर्स्ट पॉइंट है, यदि कोई जमींदार किसी पर्याप्त प्रयोजन से जिसका जो है संबंध जोत या जमींदार के हित में हो अथवा किसी धार्मिक या शैक्षणिक परियोजना से अथवा सिंचित कृषि व औद्योगिक उन्नति हेतु अथवा सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति प्रभावित करने हेतु उस ग्राम की किसी जोत या उसकी किसी भाग जिस पर ग्राम वासियों का क्या समान अधिकार हो का अधिग्रहण करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है। अगला है, उपायुक्त उचित जांच के पश्चात ऐसे आवेदन पर अपनी अनुमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। अगला पॉइंट है, उपायुक्त अनुमति देने के पूर्व रेतों तथा जोत में हित करने वाले अन्य व्यक्तियों को अपने समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति लिख देने हेतु नोटिस जारी करेगा। अगला पॉइंट है, उचित जांच के बाद उपायुक्त जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को यह आदेश दे सकता है कि रैयत या हित रखने वाले अन्य व्यक्ति को उपायुक्त द्वारा निर्धारित उचित क्षतिपूर्ति देकर वे जोत पर कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि रैयत या हित करने वाले व्यक्ति क्षतिपूर्ति लेना स्वीकार कर दे तो उपायुक्त ऐसे जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत के को उसके यानी उपायुक्त के पास उक्त रकम जमा करने पर भूमि का कब्जा दे सकता है। नेक्स्ट है, यह रैयत जिसकी भूमि अधिग्रहण की गई हो क्षतिपूर्ति पाने के अतिरिक्त इस बात का अधिकारी होगा कि उसका लगान उसी अनुपात में घटा दिया जाए। अगला पॉइंट है, यदि कब्जा के 5 वर्ष के भीतर अधिग्रहण भूमि उस व्यक्ति के हेतु क्या है प्रयुक्त नहीं किया गया जिसके लिए यह क्या है अपेक्षित थी तो उपायुक्त आदेश देकर भूमि के मूल रैयत अथवा उसके उत्तराधिकारी अथवा हित करने वाले व्यक्ति को भूमि वापस दे सकता है। यदि वह व्यक्ति उस भूमि को वापस ना ले तो उपायुक्त गांव के बंजर भूमि की तरह उस भूमि का बंदोबस्त कर सकता है। अगला देखेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है? न्यायिक प्रक्रिया। न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। इसमें है धारा 54। धारा 54 में क्या है? प्रक्रिया के संबंध में नियम बनाने का राज्य सरकार का अधिकार। पहला है, इस अधिनियम के अनुसार आवेदन पत्रों तथा अन्य कार्यवाही के संबंध में प्रक्रिया अथवा नियम की व्यवस्था न होने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। दूसरा है, नियम ना बने या बन जाने पर संताल सिविल रूल्स के प्रावधान इस संबंध में लागू होंगे। नेक्स्ट है 55। धारा 55 में है, लगान वसूली के लिए रैयत के विरुद्ध उत्तरोत्तर मुकदमे। यदि लगान की वसूली हेतु किसी रैयत के विरुद्ध जमींदार ने कोई मुकदमा किया हो तो उसके विरुद्ध पहले मुकदमे की तिथि के 6 माह के भीतर लगान की वसूली के लिए दूसरा मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। ये आपका किसमें है? धारा 55 में। नेक्स्ट है धारा 56, बेदखली। धारा 56 में किसके बारे में दिया हुआ है? बेदखली। बेदखली में क्या होता है? यहाँ पे पहला पॉइंट है, उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति नहीं निकाला जाएगा। यदि कोई रैयत संपूर्ण जोत से निकाल दिया गया हो तो उपायुक्त अपने विवेकानुसार उससे अपने निवास भवन पर कब्जा करने
और बनाए रखने, ठीक है, हेतु अनुमति दे सकता है तथा लगान पर निर्धारण कर सकता है। नेक्स्ट है धारा 57। धारा 57 में अपील के बारे में दिया गया है। आपसे पूछेगा अपील के बारे में किसमें है, तो धारा 57। ये सब आपको याद रखना है और इसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा, एक ही वीडियो को 2 बार देखिएगा तो आपका मन में ये बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, अपील में दिया हुआ है, इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। पहला है, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकार या प्रयोग करने वाले उप समाहर्ता द्वारा किया गया हो तो अनुमंडल पदाधिकारी के पास जिस इस संबंध में उपायुक्त के अधिकार निहित किए गए हों, उपायुक्त अपील के संबंध में अपनी संचिका यानी फाइल में या अधिकृत उपसमाहर्ता, ठीक है, उपसमाहर्ता की फाइल में अंतरण करने के लिए आदेश दे सकता है। अगला पॉइंट है, यदि आदेश उपायुक्त के अधिकारों का प्रयोग करने वाले अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जा सकती है। यदि आदेश है ना, यदि आदेश उपायुक्त अथवा अवर उपायुक्त द्वारा गया हो तो आयुक्त के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट है, यदि आदेश आयुक्त द्वारा किया गया हो, अगर आदेश आयुक्त द्वारा किया गया हो तो धारा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधीशकरण, ठीक है, न्यायाधिकरण के पास अपील की जा सकती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे धारा 58। धारा 58 में है दूसरी अपील के बारे में किसमें है, धारा 58 में यहाँ पे है, पुनरीक्षण के संबंध में धारा 59 के प्रावधानों के अधीन रहकर सभी दशाओं और अपीली आदेश जहां नीचे के न्यायालय के निर्णय का अभिपोषण किया गया हो अंतिम होगा और दूसरी अपील की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है, यदि उपायुक्त या ऊपर उपायुक्त के नीचे के न्यायालयों के निर्णय को परिवर्तित किया हो तो क्या होगा, पहला होगा, पुनर्निर्माण अधिकार से निहित अनुमंडल पदाधिकारी ने यदि पुनर्विचार आदेश दिया हो तो उपायुक्त के पास अपील की जाएगी। दूसरा, यदि पुनर्विचार का आदेश उपायुक्त या अपर उपायुक्त ने दिया हो तो आयुक्त के पास अपील की जाएगी। नेक्स्ट है, अपील करने पर आयुक्त द्वारा अथवा धारा 57 के अनुसार क्या है, नियुक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध दूसरी अपील नहीं की जाएगी। अगला है धारा 59 में क्या है, पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन। आयुक्त अथवा उपायुक्त अपने प्रेरणा से अथवा अन्य रूप से अपने नियंत्रण के अंतर्गत किसी न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या किसी मुकदमे या अभिलेख मांग सकता है जिस पर कि अपील ना हो, परंतु किसी पक्ष के आवेदन देने पर आयुक्त ऐसा आदेश नहीं देगा जब तक कि उपायुक्त अथवा ऊपर उपायुक्त ने अपील पर सुनवाई की हो और आदेश दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि उपायुक्त लिखित आदेश द्वारा अपने नियंत्रण में कार्यरत किसी अनुमंडल अधिकारी को अधिकृत कर सकता है कि ऐसे उपसमाहर्ता जो उपायुक्त के नियंत्रण में किसी एक अनुमंडल का प्रभार रहता हो के न्यायालयों के सभी निर्णय के संबंध में उपधारा 1 के तहत उपायुक्त को प्रदान अधिकारों का प्रयोग कर सके, ठीक है, प्रयोग करने के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है धारा 60। धारा 60 में क्या है, पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू। यहाँ पे है, आयुक्त किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन कर सकते हैं जो उन्हें स्वयं या उसके पूर्वाधिकार से या फिर पूर्वाधिकार ने इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में दिए गए हों। इसमें के बारे में, आयुक्त के क्या अधीनस्थ को अधिकारी किसी ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन नहीं कर सकता है जिसे उसने स्वयं या उसके पूर्वाधिकारी ने दिया हो, परंतु लिपिकी मूल अथवा अन्य किसी भूल चूक का सुधार जो कि अवशासनिक कारण से हो निम्न के बिना पुनर्निर्मित है ना, पूर्व निर्मित के कारण सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क में क्या है, यहाँ पे उप समाहर्ता अथवा अनुमंडल अधिकारी की दशा में उपायुक्त के बिना पूर्वानुमानित, ठीक है, मतलब पहले से अनुमानित किया हुआ रहता है उसी को बोलते हैं पूर्वानुमानित के। और सेकेंड में दिया हुआ है, उपायुक्त अथवा अपर उपायुक्त की दशा में आयुक्त के बिना पूर्वानुमानित। नेक्स्ट है यहाँ पे 61। धारा 61 में क्या है, केवल प्राविधिक यानी कि टेक्निकल आधार पर किसी आदेश का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। उपायुक्त द्वारा दिया गया आदेश अपील करने पर अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में अनियमितता के कारण परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक उस पर अनियमितता के कारण अन्य जो है न्याय की हानि ना हुई हो। और यहाँ पे है धारा 62। आगे देखते हैं, धारा 62 में क्या है, उपायुक्त तथा उपसमाहर्ता पर नियंत्रण।
ठीक है। 62 में क्या दिया हुआ है, उपायुक्त तथा उपसमाहर्ता पर नियंत्रण। इस अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो है उपायुक्त आयुक्त के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे तथा अतिरिक्त उपायुक्त अनुमंडल प्राधिकारी का उपसमाहर्ता उपायुक्त के सामान्य निर्देश एवं नियंत्रण के अधीन रहेंगे। अगला है धारा 63, इसमें मुकदमों पर रोक। इस अधिनियम के तहत उपायुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश को परिवर्तन या अपास्त नहीं करने के लिए कोई भी न्यायालय वाद ग्रहण नहीं करेगा। नेक्स्ट है अध्याय 8, इसमें है परिसीमा के बारे में, अनिलिमिटेशन। अध्याय 8 में क्या है, परिसीमा अनिलिमिटेशन। यहाँ पे देखेंगे धारा 64। धारा 64 में क्या, परिसीमा का सामान्य नियम। परिसीमा का सामान्य नियम धारा 64। इस अधिनियम के अधीन सभी आवेदन जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं हो, इस अधिनियम के अनंतरवाद के हेतु प्रावधान से दिन से 1 वर्ष तक जमा होंगे। धारा 42 के लिए आवेदन में परिसीमा के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी। नेक्स्ट है धारा 65। धारा 65 में क्या है, बेदखली के मुकदमे के लिए परिसीमा। धारा 14 में उल्लिखित धारा पर आधार पर रैयत की बेदखली या आवेदन पर परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा। नेक्स्ट है धारा 65 का, इसके अनुसार क्या है, सरकार के द्वारा लगान का बकाया चुकता के बाद की समय सीमा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा बकाया लगान वसूल करने के बाद में जिस कृषि वर्ष के अंत में लगान बकाया है उस वर्ष से लेकर 10 वर्ष के अंदर लगान ले सकता है। अगला है धारा 66, अपीलों के लिए परिसीमा। इस अधिनियम के अधीन अपील, पहला है क, धारा 57 के तहत नियुक्ति न्यायाधिकरण या आयुक्त के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख को 90 दिन के भीतर की जाएगी। ख में है उपायुक्त या अनुमंडल प्राधिकारी के समक्ष किसी आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर की जाएगी। आगे देखते हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या है, विधिक प्रावधान। इसमें है 67 नंबर, धारा 67 में क्या है, अर्थदंड यानी जुर्माना के बारे में। किसमें है, धारा 67। अब इसको याद रखिएगा, 67 अर्थदंड के बारे में। यहाँ पे कोई आप इसको कोई ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। कोई व्यक्ति 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध जारी करने की दशा में प्रतिदिन 5 रुपये तक और जुर्माना का भागी होगा यदि जमींदार होते हुए किसी बांध, आहार, धारा, डैम, फिर नाला, ड्रेन, तालाब या किसी अन्य जलाशयों व नहर की मरम्मत रखरखाव में से चुकता है के लिए यह बाध्य है। ख में जमींदार, जमींदार का अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयत होते हुए भी इस अधिनियम या किसी विधि के अधीन किसी प्रथा के पालन से चुकता है। यहाँ पे जमींदार या जमींदार का अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयतों की सहायता से किसी बांध, फिर आहर, डैम, नाला, ठीक है, धारा, तालाब और कोई अन्य जलाशय या सिंचाई नहर या गांव के रास्ते या पड़ाव भूमि या चारागाह की मरम्मत से चुकता है। आगे घ नंबर में जमींदार या जमींदार का अभिकर्ता, ग्राम प्रधान या मूल रैयत धारा 20 के विपरीत गांव की किसी भूमि हस्तांतरण करने पर समर्थ अधिकारी को इसका प्रतिवेदन देने से चुकता है। अंगम में दिया हुआ है जमींदार या जमींदार का अभिकर्ता होते हुए ग्राम प्रमुख की मृत्यु या प्रतिवेदन उपायुक्त को देने की से चुकता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 में जमींदार या जमींदार अभिकर्ता, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत किसी गांव के बंजर भूमि, खाली जोत या अन्य जोत की गैर बरामदगी रैयत के साथ बंदोबस्ती करता है। नेक्स्ट है 6 में जमींदार या जमींदार का अभिकर्ता होते हुए नवनियुक्त ग्राम प्रमुख को क्या है, जमाबंदी या अधिकार अभिलेख की प्रति धारा 8 में निर्दिष्ट निर्धारण अवधि के भीतर देने की चुकता है। नेक्स्ट है ज में रैयत होते हुए क्या, फर्स्ट में जमींदार या ग्राम प्रमुख या मूल रैयत को गांव के बांधों, आहरों, मेड़ों, डांडों, नालियों, तालाबों या किन्हीं अन्य तालाबों और सिंचाई के नालों, गांव के रास्ते या सीमा चिन्ह की मरम्मत में सहायता देने से चुकता है। किसी अभिलिखित गांव के रास्ते, पड़ाव भूमि या चारागाह का अतिक्रमण करता है। तीसरा है धारा 20 के प्रावधानों के विपरीत अपनी भूमि के हस्तांतरित करता है या किसी इस प्रकार हस्तांतरित किसी भूमि को जोतता है। तो चौथा में गांव से कोई पेड़ काटता है या गांव के जंगल का किसी विधि के विपरीत करता है। ठीक है, मतलब गांव के जंगल का प्रयोग जो है किसी विधि के विपरीत कर रहा है। तो नेक्स्ट है ऐसा अर्थदंड उपायुक्त द्वारा
जो है जांच हड़ताल पड़ताल के बाद स्वप्रेरणा से या सूचना पाने अपराध किए जाने की तारीख के 3 माह के भीतर, ठीक है, 3 माह के भीतर जो है परिच्छुबद्ध पक्ष के अभियोग पत्र देने पर लगाया जाएगा, अभियोग पत्र देने पर लगाया जाएगा। तीसरा यहाँ दिया हुआ है, उपायुक्त द्वारा अर्थदंड लगाने के किसी आदेश के विरुद्ध अपील आयुक्त के यहाँ होगी तथा अपील पर आयुक्त द्वारा किया गया आदेश अंतिम होगा। नेक्स्ट है धारा 68। इसमें क्या है, जमींदार पर नोटिस की तामीली। धारा 68 में क्या है, जमींदार पर नोटिस की तामीली। यदि जमींदार पर तामील की जाने वाली कोई भी नोटिस जमींदार की ओर से उनकी तामीली स्वीकार करने के लिए या उसे लेने हेतु जमींदार द्वारा लिखित रूप से प्राधिकरण किसी अभिकर्ता को तामील की जाए तो ऐसा समझा जाएगा कि नोटिस स्वयं जमींदार को तामील की गई है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 69। धारा 69 में क्या है, कुछ भूमियों के अधिकार के अर्जन पर रोक। इस विधि का संताल परगना में विधिवत प्रभाव रखने वाली किसी वस्तु में किसी बात के होते हुए भी। पहला क्या है, धारा 20 के प्रावधानों में अधिग्रहित भूमि में अथवा सरकार के लिए या किसी अन्य शासनीय प्राधिकरण के लिए या रेल कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अधीन अधिग्रहित भूमि में जब तक कि ऐसा भूमि सरकार की या किसी स्थानीय प्राधिकार की या रेलवे कंपनी की संपत्ति रहती है अथवा ग में क्या है, सरकार या स्थानीय प्राधिकार के अधिकार में अभिलिखित या सीमांकित भूमि में जोत किसी सार्वजनिक कार्य हेतु प्रयोग में है अथवा घ में क्या है, ग्राम प्रमुख मूल रैयत और उसके परिवार के सदस्यों या जमींदारों के द्वारा धारित प्रति जोत में अथवा ग्राम प्रमुख की जोत चारागाह फिर जाहिर स्थान तथा शमशान और कब्रिस्तान में किसी व्यक्ति को कोई अधिकार निर्जित नहीं होगा। नेक्स्ट है धारा 70। धारा 70 में क्या है, यहाँ पे बकायों की वसूली के बारे में। धारा 70 में क्या है, बकायों के वसूली के बारे में। यहाँ पे है पहला पॉइंट, इस अधिनियम के अधीन सभी क्या है, परिव्यय ब्याज हानि और क्षतिपूर्ति की वसूली डिक्री के लिए बाकी धन की वसूली के लिए उबंधित रीति की वसूली किए जाएंगे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत लगाए गए सभी जुर्माने और दंड की वसूली सार्वजनिक मांग वसूली के लिए उस समय लागू किसी विधि द्वारा उपबंधित रीति के वसूल किए जाएंगे। नेक्स्ट है धारा 71। धारा 71 में क्या है, नियम बनाने का अधिकार। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के क्या है, उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, राज्य सरकार विशेषकर और पूर्व के अधिकार की मान्यता को आघात पहुंचाए बिना धारा 5 के अधीन जमाबंदी रेतों की सहमति निश्चित करने की रीति, ग्राम प्रमुखों द्वारा अपने कर्तव्यों को संपादित रीति और जमाबंदी की प्रतियां प्रमाणित करने की रीति, फिर ग्राम प्रमुख का पुरस्कार निर्धारित करने की रीति, रहती भूमि का हस्तांतरण प्रतिवेदन करने की रीति, फिर धारा 25 के अधीन निलंबित अधिकार को देय प्रक्रिया शुल्क प्रोसेस फी के साथ तथा जमींदार की सूचना तामील करने की रीति, और धारा 32 के अधीन नोटिस तामील करने की रीति, और धारा 53 के अधीन भूमि के अधिग्रहण का प्रतिबंध तथा ऐसी भूमि पर कब्जा देने की रीति, और अन्य क्या है, कार्यवाही में न्यायालयों द्वारा अनुसरण प्रक्रिया तथा अन्य कोई विषय में अपेक्षित हो के संबंध में नियम बना सकती है। नेक्स्ट है 72। धारा 72 में क्या दिया हुआ और ये अंतिम है, तो विशिष्ट विधानों का व्यावृत्ति। इस अधिनियम में कोई बात संताल प्रगणना में लागू किसी अन्य विधि को इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट या आवश्यक उपलक्षण द्वारा रद्द नहीं की गई है, प्रभावित नहीं रहेगी। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 25, जिसमें हम पढ़ेंगे CNT एवं SPT में प्रस्तावित संशोधन के बारे में। थैंक यू। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है तो अपने साथियों को भी इस चैनल से जोड़ें ताकि हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। यहाँ आपको पहली बार बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो आगे भी वीडियो क्लासेस लेने का थोड़ा सा मन करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। थैंक यू।